देखो बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने स्थानीय शासन के बारे में और स्वतंत्र भारत में किस प्रकार स्थानीय शासन आगे बढ़ा और उसकी क्या आवश्यकता थी, उसकी क्या जरूरत थी के बारे में पढ़ा। हम इसमें इस अध्याय में या इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या था। तो देखो बच्चों, 1989 में केंद्र सरकार ने दो संविधान संशोधनों की बात को आगे बढ़ाई। दोनों संशोधनों का क्या लक्ष्य था, दोनों इन संशोधनों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का क्या उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि स्थानीय शासन व्यवस्था को, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जनता में ही निवास करता है और पूरे देश के कामकाज में एक रूपता लाना ही इनका कार्य था। एक बाद में क्या हुआ, 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा पारित हो गया और 1993 में ये लागू हो गया, है ना। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि 1993 में लागू हुआ था। तो इनका उद्देश्य क्या मात्र था, एकमात्र था कि आपको स्थानीय व्यक्तियों की समस्याओं का सुलटाना किया जाए। स्थानीय शासन को पहले राज्य सूची में रखा गया था और प्रदेशों को इस बात की छूट दी गई कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपने तरह का खन, जो हमने 3 सूचियां पढ़ी थी ना हमारे संविधान जब पढ़ा था, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, अवशोष सूची, संवर्ती सूची। तो उसमें से पहले संविधान संशोधन को राज्य सूची में रखा गया कि राज्य सरकारें इसकी संबंधित में अपने कानूनों को बना सकती हैं। और लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के पश्चात प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान का अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधन के आलोक में स्थानीय शासन ने अपने अपने कानूनों में बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। अब देखिए बेटा, 73वां संविधान संशोधन, इसकी जो बनावट है वो क्या है, त्रिस्तरीय बनावट है, 3 स्तरीय बनावट। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो और जैसे ये पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या किया गया, ग्राम पंचायत की गई, खंड स्तर पे किया गया, तालुका। जो सबसे निम्न स्तर पे थी वो क्या थी, ग्राम पंचायत, जिसका कार्य गांवों की जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय बातें, स्थानीय विकास है, उसको आगे बढ़ाना। इसके ऊपर खंड या तालुका स्तर पर, इसके ऊपर जब जाते हैं तो छोटे छोटे खंड उपखंड बनते हैं ना, उस स्तर पर विकास किया जाता था। यानी कि मध्यवर्ती स्तर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे ऊपर जो थी वो जिला पंचायत का स्थान था। इसके दायरे में पूरा ग्रामीण इलाका आता है। अब ये हुआ कि 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है। बेटे ये सब बातें आपको पता है ग्राम पंचायत के बारे में, आप जानते हो कि ग्राम पंचायत क्या होती है ना, कितनी ही बार बचपन से हम लोग ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य हो और पंचायती हल्का मतलब पंचायती जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मतदाता है वो कौन होना चाहिए, प्रत्येक उस गांव का व्यक्ति तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा लिखनी है कि वयस्क होना चाहिए, है ना। वयस्क व्यक्ति ही उसका सदस्य होता है। और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों के अनुसार होता है। इनका पंचायती राज व्यवस्थाओं के तीनों स्तरों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है और इनकी अवधि भी 5 वर्ष की होती है। यदि 5 साल पूर्ण होने से पूर्व अगर पंचायत भंग हो जाती है तो क्या होगा, पुनः चुनाव किया जाएगा और 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन के पहले जिला पंचायती निकायों के चुनाव में अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं था। तो चाहे बेटा चुनाव आपके वार्ड मेंबर के हों, चाहे ग्राम पंचायत के हों, चाहे लोकसभा के हों, लेकिन चुनाव कैसे हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपना वोट देने का अधिकारी है और स्पष्ट रूप से चुनावों का डिसीजन आता है। इसी इनमें व्यवस्था में किया गया कि जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग है, उनके लिए 1/3 कोटे की व्यवस्था की गई, यानी महिलाओं का जो स्थान है वो इसमें फिक्स कर दिया गया, है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में की गई।
यदि प्रदेश की सरकार जरूरत समझती है तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर आवश्यकता हो और जरूरत है तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी प्रदेश सरकार चाहे तो एक सीट प्रदान कर सकती है। यानी देखो बेटा, स्पष्ट रूप से कितनी अच्छी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्त्रियों को भी स्थान दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी दिया गया और पिछड़े वर्ग के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर का कार्य है ना। सबसे बड़ी बात है, आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक ही सीमित नहीं था, तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक के लिए आरक्षण दिया गया है। कि मतलब जो नॉर्मल इसके सदस्य होते हैं केवल उन्हीं को आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि जो मेन लीडरशिप का पद है उस पद के लिए भी आरक्षित सीट अनिवार्य कर दी गई और वहाँ पर भी आरक्षण किया गया। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। इसके अलावा सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब कोई सीट अगर महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इसी तरह सरपंच का पद भी कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। मतलब बेटे स्पष्ट खुली व्यवस्था कर दी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, स्थानीय शासन जो होता है वहाँ किसी पार्टी को नहीं, किसी धर्म को नहीं, किसी जाति को ना देखकर वहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व देखते हैं, है ना। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व देखते हैं कि वो कितना विकास कर सकता है। इसके पश्चात जो विषयों का स्थानांतरण, विषय कौन सा, हिंदी इंग्लिश गणित मैथ्स नहीं होता है। विषय वो होते हैं जो सूची के अनुसार दिए नहीं थे, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए थे, उनका किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया। मतलब जो विषय थे उनको क्या कह दिया गया, स्थानीय शासन बना दिया गया ना। तो बोले पहले तो राज्य सूची में थे, अब वो राज्य सूची से निकालकर स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था में वो विषय दे दिए गए। वो विषय बेटा कौन से हो सकते हैं, वो विषय ऐसे हो सकते हैं जो स्थानीय क्षेत्र का विकास और कल्याण करें, जैसे पेयजल की सुविधा है, नाली व्यवस्था है, पशुधन है, जो उस स्थानीय क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकास है उनका विकास कर सके, है ना। इसके पश्चात इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। अब हर प्रदेश ये फैसला करेगा कि इतने विषयों में से, मतलब 29 जो विषय हैं उनमें से कितनों को स्थानीय निकाय में दिया जा सकता है। 11वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय, कौन कौन से विषय होंगे देखो बेटा, उसमें होगी कृषि होगा, सिंचाई होगा, महिला विकास होगा, बाल विकास होगा, सिंचाई और कृषि में कीटनाशक दवाओं का जो भी आवश्यकता करी जाएगी वो होगा, बाजार व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन, बाल विकास केंद्र, कमजोर तबके का कल्याण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारे विषय कहाँ ले लिए गए, 11वीं अनुसूची में दर्ज किए गए। इसके अंतर्गत आपकी जो प्रदेश सरकार है वो इनका फैसला करेगी। भारत के अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान के संशोधन से दूर रखा गया। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। पहले जब ये संविधान संशोधन किया गया तो जो आदिवासी इलाके हैं उनको इससे दूर रखा गया, इसके दायरे से दूर रखा गया, परंतु 1996 में 1996 में इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि इनको इतना पिछड़े वर्ग का विकास होना भी अनिवार्य होता है। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहर जैसे साझे संसाधनों की देखरेख की रीति रिवाज मौजूद है। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई कि वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा, जितने रीति रिवाज हम लोगों में नहीं होते उतने ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और जितने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते उतने वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में होता है। हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, वो लोग वन की देवी को मानते हैं, जल की देवी को मानते हैं, वनस्पति को मानते हैं ना, वो लोग उनकी पूजा करते हैं और उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा अटल जुड़ी हुई होती है। तो ग्राम सभा को इससे ज़्यादा अधिकार दिए गए। निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति भी लेनी पड़ती थी। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से, कि मतलब सरकार क्या चाहती थी,
हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि स्थानीय तरीके से भी हम इसको बचा लें और आधुनिक तरीके से भी इसका विकास किया जा सके। इस प्रकार से बच्चों 73वां संविधान संशोधन विविधता और विकेंद्रीकरण को लेकर आया। विविधता में एकता और विकेंद्रीकरण। सत्ता सत्ता जब तक केंद्रित होगी तो वो क्या होगा, निरंकुश हो जाएगी। जब उसको विकेंद्रित किया जाएगा तो क्या होगा, क्या आप लोगों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लेकर ये संविधान संशोधन आया है और उसी विचार के साथ इसका विकास किया गया। बच्चों, अब स्थानीय शासन 73वें संविधान संशोधन में हम क्या क्या पढ़ चुके, हम पढ़ चुके चुनाव पढ़ चुके, हम आरक्षण व्यवस्था पढ़ चुके, हम विषयों का स्थानांतरण पढ़ चुके। अब हमारा टॉपिक आ रहा है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन होता है, जो चुनावों को करवाता है ना। तो प्रशासन को ये व्यवस्था दी गई कि वो चुनाव आयुक्त के माध्यम से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और उस चुनाव आयुक्त का क्या कार्य था, उस चुनाव आयुक्त का कार्य था स्थानीय क्षेत्र पे जो प्रशासन है उनका जो चुनाव है उसको नियमित रूप से सही तरीके से करवाना। इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराएगी और पहले ये काम जो प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन था, अब किसके अधीन कर दिया गया, राज्य चुनाव आयुक्त के अधीन ये वाला कार्य कर दिया गया। और चुनाव आयुक्त भी एक स्वतंत्र निकाय होता है और ये जो अधिकारी है पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसका जो कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयुक्त से कुछ भी नहीं होता है। ये अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से चुनाव करवाता है। चुनाव के दौरान क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से पोलिंग बूथ वगैरह बनेंगे, किस टाइम चुनाव होगा, कब कहाँ किस तरीके से पोलिंग इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह पहुंचेगी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने का पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य चुनाव आयुक्त की होती है। और इसके पश्चात है राज्य वित्त आयोग। आपको पता है वित्त क्या होता है बेटा, फाइनेंस। फाइनेंस के बिना तो कुछ कार्य नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का विकास हो, चाहे छोटा विकास हो और चाहे बड़ा विकास हो, नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रतिवर्ष बजट बनता है, उस बजट में सरकार के द्वारा विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में धन लगाया जाता है। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन के पश्चात एक वित्त आयोग बनाने की आवश्यकता भी हमको महसूस हुई और प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी समझा गया। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा और कुल मिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो है उसके मध्य में तालमेल स्थापित करेगा कि कितना हमको जो धन है, हमारा जो बजट है, कितना धन हमको ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगाना है और कितना धन हमको शहरी क्षेत्रों के विकास में लगाना है ना, और उसका बंटवारा करेगा। इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना एक राजनीतिक मसला न बने। कभी कभी क्या होता है, प्रदेश में सरकार कोई दूसरी होती है ना, किसी दूसरी पार्टी की होती है और जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ के सरपंच है, सपोज करो राजस्थान को लेते हैं अपन, है ना। राजस्थान में जो हमारी राज्य सरकार है वो कौन सी है, कांग्रेस। और जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, बीजेपी। तो कभी मतलब इसमें ये व्यवस्था की गई कि इस तरीके से बंटवारा हो किसका, वित्त का, कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बने। क्योंकि अगर वो सरकार अलग है और वहाँ पर सरकार अलग है, वरना स्थानीय क्षेत्र में सरकार अलग है, प्रशासन सरकार अलग है, हमारी राज्य सरकार अलग है, तो क्या हो जाएगा, कई बार हो जाता है कि हम इनकी पार्टी के नहीं इसलिए हमको क्या नहीं दिया गया, धन नहीं दिया गया। तो इस मसले से दूर करने के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति की गई जिसका कार्य क्या है, विकास के लिए धन को प्राप्त करना, है ना, विकास के लिए धन का बंटवारा करना किस तरीके से किया जाए। तो अब हमको 73वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। किसके तहत समझ में आया कि ये क्या होता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने समझी थी, ग्राम पंचायत, खंड स्तर और जिला स्तर पर। उसके पश्चात हमने क्या समझा, उसके पश्चात इसका चुनाव कैसे होता है वो हमने समझा, 5 वर्ष में होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से क्या करता है पढ़ा हमने। फिर हमने विषयों का स्थानांतरण भी पढ़ लिया, फिर हमने आरक्षण व्यवस्था भी पढ़ ली और अभी हमने राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त, यानी हमने 73वां संविधान संशोधन पूर्ण कर लिया। बेटा इसकी मेन बात 11वीं अनुसूची हमने यहाँ पढ़ी थी ना, मैंने वो विषय बताए थे। तो ये 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है,
ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको आपके माइंड में फिट करनी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? 74वां संविधान संशोधन पढ़। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 73वां संविधान संशोधन किससे है? ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो 74वां संविधान संशोधन किससे है? शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे कि मैडम यह हमारे मन में प्रश्न आएगा कि शहरी स्थानीय व्यवस्था क्या होता है? हम शहर को सोचते हैं, हमारे मन में क्या आएगा? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जयपुर, बड़े बड़े महानगर हमारे दिमाग में आते हैं। नहीं, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया नियुक्त कर दिया गया। क्या क्राइटेरिया नियुक्त किया गया? कि कम से कम 5 लाख से अधिक की 5,000 से अधिक की वहाँ की जनसंख्या हो। जो वो जनसंख्या होगी वो कैसा क्षेत्र माना जाएगा? शहरी क्षेत्र माना जाएगा। यानी एक तो जनसंख्या को आधार बनाया गया। दूसरा, जो भी क्षेत्र है, जो भी इलाका है, जो भी नगर है, वहाँ की 75 जो जनसंख्या है, 75% जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी के कार्य से अलग हो। यानी जिस क्षेत्र में खेती बाड़ी का कार्य ज़्यादा किया जा रहा है ना, वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में माना जाएगा। यानी एक तो किसको माना गया? पहला तो माना गया जनसंख्या को आधार माना गया कि 5,000 से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा किसको माना गया? जो नगरों में आएंगे उनमें, उसमें माना गया कि 75% स्त्री पुरुष वगैरह जो है वो क्या होने चाहिए? खेती बाड़ी से अलग कार्य करते हुए हो पाए जाने चाहिए। और तीसरा क्या माना गया? तीसरा माना गया कि 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में उनका निवास अवश्य होना चाहिए। तो वो क्या माना जाएगा? नगरीय या शहरी क्षेत्र में माना जाएगा, है ना, माना जाएगा। तो जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 31% भाग भारत में कैसा था? शहरी क्षेत्र में था। यानी आज भी हमारा भारत कहाँ निवास कर रहा है? आज भी हमारा भारत गाँवों में ही निवास कर रहा है। कुल मिला के जो विकास, जो आरक्षण व्यवस्था, जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, जो कुछ भी हमने 73वें संविधान संशोधन में दी, उसी का पुनः दोहरान क्या है? 74वां संविधान संशोधन है। बस फर्क यह है कि वो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में था और ये स्थानीय शहरी क्षेत्रों में है। कुल मिला के दोनों का उद्देश्य विकास ही है, स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं का सुलटारा करना ही है। 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधान जैसे प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण की व्यवस्था, विषयों का स्थानांतरण, राज्य आयोग की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, सब इसमें किसमें करी गई? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल की गई और नगर पालिकाओं पर भी इसको लागू किया गया। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी स्थानीय शासन संस्थाओं पर छोड़ दे। यह कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में रखे गए। 73वें संविधान संशोधन में जो कार्य लिखे गए थे वो कौन सी अनुसूची में थे? 11वीं अनुसूची में थे। 74वें संविधान संशोधन में जो कार्य लिखे गए वो किसमें लिखे गए? 12वीं अनुसूची में लिखे गए। ये छोटी छोटी बातें आपको जब दिमाग में रहेगी ना बेटा, तो बहुत ही इजी रूप में आप लोग इसको पढ़ लोगे। और मैं समझती हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो आपका आज का होमवर्क भी क्या है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्पष्ट करें, है ना, पूरी तरीके से इसको लिखें और इसका क्रियान्वयन आप स्वयं लिखेंगे क्योंकि उसमें डेटा वगैरह होते हैं ना, वो आप स्वयं बुक्स में से करेंगे। अपने नोट्स बनाइए, समझिए, मेन बात है समझो, अर्थ को समझो, है ना, रटो मत, समझो। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो गया है।